When markets react sharply to global events, investors are often left with a familiar set of questions. Is this the time to stay patient, or is this the time to make changes to the portfolio? Is this short-term volatility a warning signal, or is this volatility a phase of the markets? And when the news flow gets louder, how can investors actually manage their money without being pulled into short-term reactions? To help bring clarity to these questions, we have with us Mr. Kapil Holkar. He is the founder and CEO of Equations Money and brings nearly 24 years of experience in mutual fund distribution and financial planning. He is an accredited wealth planner, a certified financial goal planner, and an MBA in finance who has helped countless investors in their financial journey through asset allocation, behavior management, and goal-based planning. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we discuss how investors can navigate market volatility during geopolitical conflicts, how investors can thoughtfully approach phases of uncertainty, why asset allocation matters, and how staggered investing and a measured exposure to themes can actually shape long-term investing. Let's dive in. Hello, Mr. Holkar. Welcome to Nivesh Pe Charcha. Thank you, Mukul. Thank you for inviting me. Our pleasure, sir. Sir, let's jump right to the topic. अभी मार्केट्स में तो हमेशा ही किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, बट जो इवेंट है विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीवन राइट नाउ इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हो गया है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में. इससे मार्केट्स में काफ़ी एक सेंटिमेंट में नेगेटिविटी सी देखी गई है, और एज समवन जो इन्वेस्टर से डेली बेसिस पे डील करते हैं, हाउ आर यू लुकिंग एट द रिएक्शंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टर्स? You could truly speak it with from last I think more than 15 days investors cautious है but panic नहीं है. और ये मुझे लगता है कि शायद ये जो पिछले 5-7 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को के साथ ही देख रहा हूँ कि दे आर सीजन. उन्होंने इतनी वॉलेटिलिटी देखी, उन्होंने कोविड देख लिया है, उन्होंने रशिया यूक्रेन देख लिया है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है. तो नाउ दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि दिस इज टेम्परेरी इम्पैक्ट और ये होगा. हाँ, बट जो इन्वेस्टर पिछले 2 साल में आए हैं, इनफैक्ट आई कैन से दैट फ्रॉम जनवरी 24, बिकॉज वहाँ से हम देख रहे थे कि रिटर्न्स को परचेज करते हुए इन्वेस्टर्स आए थे, बिकॉज दे ऑब्जर्व दैट मिड कैप में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप में बहुत अच्छा पैसा बना है, न्यूज़पेपर या न्यूज़ के टॉपिक्स वो देख के वो आए कि यहाँ बहुत अच्छा पैसा बनता है. और सितंबर 24 से, टू बी प्रिसाइज ऑन 19 सितंबर 24 से जैसे ही मार्केट ने गिरावट देना शुरू करा, उसके बाद से मार्केट ने कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं. मे बी मार्केट इस बीच में ऊपर नीचे हुआ है. उन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट है, जहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट. और जनरली जो हमारे एज इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ से इन्वेस्टेड हैं, तो हम उनके लिए तो सबसे पहले प्रोसेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमारा काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया हुआ है. हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, देन हम उनको प्रोडक्ट्स रिलेटेड एजुकेशन करने की ज़रूरत है. उसको समझते हुए उन्हें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स को कैसे करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ टाइम होराइजन के बारे में बात करते हैं. हम उनको हेल्प करते हैं हाउ दे कैन अचीव देयर गोल्स और कैसे डिसिप्लिन रह के इन्वेस्टमेंट करें. तो शायद ये सब चीज़ें उनको मदद करती है और वो ज़्यादा उनको एग्जाइटी या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो नहीं रही इस टाइम पे मे बी. और आई ऑलवेज से कि अनसर्टेनिटी इज अ टेम्परेरी फैक्टर एंड ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल इन द मार्केट. Interesting. So, because investors have seen a lot of such things happen in the past few years, आपके जो सीजनड इन्वेस्टर्स हैं वो उतना पैनिक नहीं कर रहे हैं जितना हो सकता है कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में पैनिक कर रहा हो. मिस्टर होलकर, ये तो चलिए ठीक है, सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, बट जब भी ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है उसका एक इम्पैक्ट तो होता है क्या? या वो सेंटिमेंट पे हो सकता है, कभी कभी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे भी हो सकता है. जैसे इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में हम देख रहे हैं कि ऑयल एक चीज़ है जिसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, देर आर कंसर्न्स अराउंड दैट. तो क्या फंडामेंटल लेवल पे आप अपने क्लाइंट्स को कुछ पोर्टफोलियो चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं? और अगर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो कोई फ्रेमवर्क या कोई मेंटल मॉडल है जिसके थ्रू आप ये चेंजेस रेकमेंड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल. देखिए, अगर अभी हम बात करें तो
ऑयल के प्राइसेस से पूरा ग्लोबली इम्पैक्ट है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क क्या है आपका। करेक्ट। आपके इन्वेस्टमेंट को आपने आपके गोल से अलाइन किया है कि नहीं, आपके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन किया है कि नहीं। उसके साथ साथ आर यू फॉलोइंग ए प्रॉपर एसेट एलोकेशन और नॉट, बिकॉज आपके गोल आपके एसेट एलोकेशन से अलाइन होना चाहिए। हम हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिटर्न चेस करने से मना करते हैं, या हम उन्हें कहते हैं कि आप रिटर्न्स को मत चेस करिए, वो सेक्टर, वो मार्केट कैप उसको फॉलो मत करिए। जैसे अगर बात करें अभी तो गोल्ड सिल्वर को चेस कर रहे थे। सो मेरी ज्वेलर्स से बात होती थी, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, कुछ बिल्लाल हैं, तो मैंने उनसे जब पूछा कि सिल्वर गिर रही है, लोग आ रहे हैं कि आपके पास पैसा सिल्वर खरीदने के लिए, मतलब कोई नहीं आ रहा। ओ जब इंटरेस्टिंग। सिल्वर रोज नया हाई बना रही थी, तब इन्वेस्टर ट्वेट कर रहे थे हमें सिल्वर खरीदना है, अभी खरीदे या नहीं खरीदे। अब सिल्वर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज दिस ए ह्यूमन बिहेवियर। हम ना फियर ऑफ मिसिंग, जिसको हम फोमो कहते हैं, उससे बड़े ग्रसित होता है। और कहीं ना हम हर्ड मेंटेलिटी में बिक गया। हम सब भीड़ का हिस्सा है। तो अगर हम देखें ना, जेनेटिकली हम इवॉल्व भी भीड़ से हुए हैं कि हम पहले झुंड में रहते थे, और झुंड में रहना हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जो सब कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, और ये हम मान के चलते हैं, और इसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आज के समय में मार्केट्स में जब मार्केट रैली करते हैं, वो रिटर्न देके न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ के इन्वेस्टर्स रिटर्न कर चेस करते हुए इन्वेस्टमेंट इसके लिए आते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती रहेगी, डोमेस्टिक फ्रंट पे अनसर्टिनिटीज होती रहेगी, बट यू हैव टू बी स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ऑलवेज टाइम इन द मार्केट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ऑलवेज सजेस्ट टू माय इन्वेस्टर्स। ओके, तो आप मार्केट में समय बिताएं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड एसेट एलोकेशन इज़ योर फ्रेंड इन द जर्नी आपके हिसाब से। और एक और चीज मैं समझता हूँ यहाँ पे, या जब भी आप इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो बनाए, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, हम ये देखें कि क्या पोर्टफोलियो और इन्वेस्टर दोनों वोलेटिलिटी हैंडल करने के तैयार है या नहीं। बिकॉज इमोशनल बायस नहीं होना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो इमोशनल बायस है, हम खुद इमोशनल बायस नहीं होना चाहिए। जनरली हम इमोशंस में काम करते हैं। जनरली देखेंगे आप, जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो बड़े इमोशंस में होते हैं। तो ऐसा कहा भी गया है कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी को कोई वादा मत करो, और बहुत ज़्यादा दुखी हो तो कोई निर्णय मत लो। सो ये चीज़ हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। इमोशंस, हाँ, इवेंचुअली आपके डिसीजंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस। कितने भी आप रैशनली डिसीजन मेकिंग की कोशिश करें, इमोशंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटरेस्टिंग। सर, ये मार्केट में कोई पहला जियोपॉलिटिकल क्राइसिस तो हमने देखा नहीं है। इससे पहले कई आए होंगे, एंड शायद फ्यूचर में भी बहुत आएंगे ऐसे। हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है इन सब इवेंट्स के बारे में व्हेन इट कम्स टू मार्केट्स? आई एम श्योर हर इवेंट का कुछ अलग रिस्पॉन्स होता होगा मार्केट्स का शॉर्ट टर्म में, बट क्या इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, या व्हाट इज डेटा रियली सजेस्टिंग अबाउट दीज इवेंट्स? इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अबाउट बिहेवियर, और मार्केट भी हर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जब होती है, चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल, एक ही तरह से रीड करता है। ड्यूरेशन अलग हो सकती है, इम्पैक्ट अलग हो सकता है, बट तरीका एक ही होता है। इनिशियली मार्केट में इमोशनल रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आपके पास ओवरनाइट कुछ होता है, और जनरली एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ये सब कुछ ओवरनाइट होता है। अचानक से हम सुबह उठते हैं और हमें पता चलता है आज किसी फला कंट्री के ऊपर बम गिरा दिया, और मार्केट खुलने से पहले ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी तरह बढ़ जाती है, बिकॉज उनको पता होता है कि मार्केट कैसा करेगा। चाहे ऑपरेशन से दूर की बात करें, हम सुबह उठे, हमें पता चला आज जाके हम बम गिरा के आ गए। सो यहाँ पे भी मार्केट पहले जो है वो इमोशनली रिएक्ट करता है, और तो बहुत बहुत इंटेंस वोलेटिलिटी होती है। देन उसके बाद मार्केट का रिएक्शन हम देखते हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट देखता है मार्केट, और फिर उसको प्राइसिंग करता है अपने वैल्यूएशंस पर। और थर्ड स्टेज हम देखते हैं कि मार्केट वहाँ से
फंडामेंटल्स या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को देख रहे हैं। जब न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा आपका स्टेबल होता है, कम होता है, जब हमें पता मार्केट देखता है कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग सेटल डाउन, देन वो फंडामेंटल्स को देखता है कि अर्निंग्स क्या आ गई है, पी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट सिनारियो कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें मार्केट देखता है। सो हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग। जितनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स होंगी वैसा मार्केट होगा। तो मोहम्मद, मार्केट को हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ऐसे इवेंट्स में मार्केट ने सरप्राइजली बिहेव किया है। जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, उस टाइम मार्केट 11% डाउन हुए थे और ये पूरा 23 वीक्स का पीरियड था। इस पीरियड में मार्केट नीचे था, बट अपने लोएस्ट से नेक्स्ट 6 मंथ में मार्केट को 25% का रिटर्न जनरेट किया। देन 2019 में आते हैं हम, पुलवामा अटैक था। पुलवामा अटैक में मार्केट 2% डाउन हुआ, एक वीक में डाउनफॉल रहा, बट अपने लोएस्ट से मार्केट 14% रिवर्स हुआ वहां पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके 2008 में हम सब मुंबई अटैक हमें याद है आज भी। मुंबई अटैक के टाइम पे मार्केट 3% गिरा था और एक हफ्ते तक गिरा रहा। उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने लोएस्ट से 36% रिकवर हुआ। ओके इंटरेस्टिंग 2001 में WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था, मार्केट 80% फॉल हुए थे उस वक्त। 2 हफ्ते तक मार्केट गिरे रहे और अगले 6 महीने में मार्केट ने अपने लोएस्ट से 45% का रिटर्न जनरेट किया था। और सेम 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, उस समय मार्केट 11% फॉल हुए थे, 6 वीक्स तक मार्केट गिरे थे और मार्केट हमने लोएस्ट से 40% रिटर्न जनरेट किया था नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके तो हिस्टोरिकली डेटा ये कहता है कि मार्केट ऑलवेज अपने बॉटम से कभी ना कभी रिवर्स करते हैं। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है कि बॉटम कब बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक हफ्ते बाद बनेगा, 15 हफ्ते बाद बनेगा, हम कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर फंडामेंटल्स सपोर्टिव है किसी भी कंट्री के, आज हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हमारा GDP ठीक ठाक बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर रहे हैं, हम ग्रोथ प्रॉपर है, तो मुझे लगता है कि ये सारे डेटा पॉइंट देखते हो मार्केट वापस अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लेके जाता है। इंटरेस्टिंग आपने ये ज़रूर हमें बताया कि इमीडिएट रिएक्शन तो नेगेटिव काफ़ी बार देखा गया है ऐसे इवेंट्स का। लॉन्ग टर्म ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, बट फंडामेंटल्स अगर आपके पॉजिटिव हैं तो मार्केट विल कैच अप विद दोज फंडामेंटल्स, मे बी विद इन अ वीक, मे बी विद इन अ मंथ, मे बी विद इन 6 मंथ्स। बट अगर आपकी फंडामेंटल इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट्स विल ऑलवेज काइंड ऑफ इवेंचुअली फॉलो अप विद दोज फंडामेंटल्स। और जैसा कि आपने अभी बताया कि नेगेटिव रिएक्शन इमीडिएटली तो होता ही है, और ये इस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा गया है। मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़ में अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में डिक्लाइन है, एंड इंडिया इज़ नो डिफरेंट। अगर हम YTD पे देखें तो शायद अबाउट 10% का करेक्शन निफ्टी में भी देखा गया है। जब ऐसे डिप्स आते हैं तो देयर इज़ अ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनकी फ़िलॉसफी ये होती है कि लेट्स बाय द डिप। क्या ये ऐसा एक मोमेंट है जिसमें इन्वेस्टर्स शुड एक्चुअली लुक टू बाय द डिप, या दिस इज़ नॉट समथिंग दैट दे शुड रियली बी फॉलोइंग given the current scenario? Because there is a saying, whenever there is a blood bath in the market, start buying. Okay. So, but I don't think like that. Because आप इन्वेस्टमेंट इससे पहले तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज जैसा हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि हम सब इमोशनल ड्रिवन लोग हैं, हम भावनाओं से। तो जब भी आपके पास नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है तो सब जगह से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है। अभी आते कि सीरीज ऑफ न्यूज़ फ्लोज आते हैं, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, इजराइल ने हमला किया, देन एक और नेगेटिव हो जाएगी, फिर आपको गैस की सप्लाई शॉर्टेज हो रही, देन फ्रूट महंगा हो रहा है। तो ये न्यूज़ फ्लो रुकता नहीं है, और ये इन्वेस्टर कहीं ना कहीं कंसर्न इन्वेस्टर को होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हम अपने एसेट एलोकेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन मॉडल। इफ़ यू सेड कि माई एसेट एलोकेशन मॉडल इज 70% इन इक्विटी एंड 30% इज डेट, so right now if you have new money to invest, stick to your asset allocation model. Okay. Don't get
कैरिड अवे विद द न्यूज़ फ्लो और डोंट गेट कैरिड अवे विद द न्यूज़ फ्लो कि अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट आर अनसर्टन एंड पॉलिटिकल रीजंस में दे विल बी लाइक, हो सकता है कल सुबह हम उठें और एक अनाउंसमेंट आ जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, और हो सकता है ये एस्केलेट भी हो जाए. तो इफ आई एम ओके विथ माई एसेट एलोकेशन, जो मेरा इनिशियल मॉडल है, देन फिर मुझे उस हिसाब से कॉल लेना चाहिए. और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैगर्ड वे इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज बेटर. इंस्टेड ऑफ, आप ये कर सकते हैं कि अपनी एसआईपी डबल कर दीजिए, आप अपनी एसआईपी और 1 साल के डबल कर दीजिए. आपका ऐसा कुछ लमसम में डालने के लिए, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ इक्विटी में जाना है, तो आप डाइवर्सिफाइड में जा सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ अपना लोकेशन बढ़ा दीजिए. सो सबसे ज़रूरी ये है कि क्या मैं जो पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, क्या ये मेरे गोल, लॉन्ग टर्म गोल को बने रहने में मुझे मदद करेगा, क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकता हूँ. क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज क्या आती है हमारे पास में कि लोन लेने क्या, लोन लेके पैसा लगा दे क्या. तो बाय ऑन डिक्स इज ऑलवेज नॉट एडवाइजेबल कि आप अपने म्यूचुअल फंड के लोन लीजिए और फिर लगा दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना. सबसे लंबी मंदी जो आई थी, सबसे लंबी मंदी जो चली है अभी रिसेंटली हम सब की है, जो हम सब जिस जनरेशन के उसमें 2019 और 2009 से 2013 तक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया. It's a long period. जलाओ के लिए. बट उसके बाद जो अगले 4 सालों में रिटर्न दिया, उसने उस पूरे रिटर्न कवर कर दिया. बट अगर वो आपका खुद का पैसा है, आपका बोरोड मनी नहीं है, देन इट्स ऑन ओके. सो वी नेवर नो कि डिप कब तक है और कब तक डिप में रहेगा मार्केट. क्योंकि हमने पिछले कोविड के बाद से मार्केट में हमेशा फास्ट रिकवरी देखी है. मार्केट जब भी गिरा है, हिस्टोरिकली आप देखेंगे, मार्केट जब भी गिरा है तो वो 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना में रिकवर कर गया. बट जरूरी नहीं कि जैसा पहले हो वैसा अभी हो. इसीलिए बाय ऑन डिप्स इज ऑलवेज नॉट एडवाइस. इंटरेस्टिंग. आपने इनफैक्ट एक कुछ टाइम पहले ये बोला भी था कि हमें ये पता भी नहीं रहता कि डिप कब, व्हेन इज द फाइनल बॉटम ऑफ दैट मार्केट. तो आप डिप बाय कर रहे हैं और हो सकता है उसके आगे भी मार्केट गिरता जाए. मिस्टर होलकर, अलोंग द सेम लाइंस, जैसा कि आपने बाय द डिप पे हमें बताया, देर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो थोड़े टाइम से कॉशियस थे, थोड़े मे बी दे आर सिटिंग ऑन सम कैश, और अब क्योंकि मार्केट में एक डिक्लाइन देखने मिला है, तो मे बी दे वोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर लमसम. ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज और स्ट्रैटेजीज कैन दे बी लुकिंग एट, और मार्केट्स अभी क्या किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट लमसम? बिल्कुल. देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ साथ एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करें. मैं फिर से एक ही बात करूँगा, दोहरा रहा हूँ आजकल. एसेट एलोकेशन मैंने बार बार दोहराया है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न जनरेट करने के लिए. हम हमेशा देखते हैं कि 100 रुपीज़ अगर आप एक डेटा टेस्ट की करी नहीं हमने, जहाँ की अगर 100 रुपये आपके पास 100 के 100 इक्विटी में डाल देते हैं, या आप ये करते हैं कि 70 रुपये 80 रुपये इक्विटी में डालते हैं, रेस्ट ऑफ दी आप मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज सॉर्ट ऑफ स्कीम में डालते हैं, तो आपका रिटर्न लॉन्गर टर्म में 80-20 रेशियो में ज्यादा होगा, बजाय उसके कि आप 100% इक्विटी में डालें. तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटीज भी होना चाहिए. सो आपके पास कैश है तो बहुत अच्छी बात है, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करिए, एसेट एलोकेशन में आपको फॉलो करिए. ब्रॉडर मार्केट में डाइवर्सिफाइड फंड्स को ले सकते हैं. आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर थोड़ा लंबा है तो उसके साथ साथ आप मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं. मल्टी एसेट बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे गोल्ड और सिल्वर और क्रूड जैसी कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है. सो एज ए इंडिविजुअल हम लोग बड़ी मुश्किल से एसेस कर पाते हैं कि कब गोल्ड लेना चाहिए, कब सिल्वर लेना चाहिए, कब क्रूड लेना चाहिए. बट यहाँ फंड मैनेजर वैल्यूएशंस को ट्रैक करता हुआ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में पोजीशंस कम ज़्यादा करते रहते हैं. सो आपका एक एक्सपोजर कमोडिटीज में भी हो जाता है इस तरीके से. तो एक आप प्रॉपर पोर्टफोलियो डिजाइन करके इसको कर सकते हैं. जहाँ तक सवाल आपका वैल्यूएशंस का है, तो मार्केट, जैसे मैंने फिर कहा, मार्केट साथ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो वहाँ भी इंप्रूवमेंट हुआ है. तो अगर आप देखें ना, तो ये करीब
एक बहुत अच्छा एक पैरामीटर है मार्केट को थोड़ा सा समझने के लिए। बट फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लंबी अवधि के निवेशकों को स्टैगर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मे बी थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, मार्केट चीजें जा सकते हैं, तो बेटर है आप एसेट एलोकेशन को फॉलो करके स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करें। स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन, दो आपका, ये आपके प्राइमरी मंत्र हैं अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है। बिल्कुल ट्रू। मिस्टर होलकर, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा, जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं, एंड मैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई चेंज आता है इकोनॉमी में या मार्केट में, तो उसके अराउंड कुछ थीम्स और नैरेटिव्स बन जाते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में सबसे ज़्यादा थीम्स या सबसे ज़्यादा नैरेटिव्स इस डिफेंस टाइप की कैटेगरी में बनने लगते हैं। तो आप उन इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर नैरेटिव है जो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो उसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मैं इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूँ, थीम शुड बी नॉट कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो, थीम शुड बी सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर से मतलब होता है और सैटेलाइट से क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा। कोर मतलब जो मैं ब्रॉडर मार्केट में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड फोकस, ये सारे। सैटेलाइट मतलब मैं किसी थीम को लेके चल रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ऑटो ले लूँ या डिफेंस की आपने बात करी होगी। प्रॉब्लम क्या होती है इन्वेस्टर्स के साथ में, जब ये सारी थीम के बारे में बात होती है तो ऑलरेडी प्राइसिंग में आ चुका होता है वो उस समय रिटर्न्स उसके दिख चुके हैं। जब भी हम बात ही करना तब चालू करते हैं जब उसके बारे में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में 2024 में कोई बात नहीं कर रहा था, और आज भी कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब रिटर्न बनता है या बन चुका होता है उसके बाद हम बात करना चालू करते हैं, उसके बाद मीडिया में उसकी बातें होना चालू होती है, उसके बाद हमारे आसपास के लोग उस वक्त, तो हम आसपास का जो नैरेटिव सेट होता है, जो बातें होती है, उसको देख के हमें इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, चाहे वो सेक्टर की बात हो। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बड़ा कोई चेंज आता है मार्केट में, तो सेक्टर रोटेशन होती है। सेक्टर रोटेशन मतलब अगर पिछले कुछ समय ने मार्केट को, पिछली रैली में मार्केट को, से फॉर एग्जांपल किसी 3-4 सेक्टर्स से मिलकर कैपिटल गुड या बैंकिंग या किसी और सेक्टर से चलाया है, तो मे भी हो सकता है एक बार कोई दूसरे सेक्टर इमर्ज होंगे एज रिटर्न। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है या नहीं है, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक सेक्टर में है और वो सेक्टर नहीं चला किसी कारण से, या वो ऑलरेडी प्राइस हो चुका है उसमें जो न्यूज थी, तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। बट अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जहाँ पे, और जनरली म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, वहाँ पे दे टेक केयर ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन और सेक्टर्स के दैन। ओके, तो आप थीम से दूर ना जाएं, बट थीम को अपना कोर पोर्टफोलियो बनने, मतलब एक सैटेलाइट पोजीशन की तरह उसको रखें। बहुत सारी थीम्स हो सकता है प्रॉमिसिंग भी हो, बट दे शुड नॉट डोमिनेट द ओवरऑल पोर्टफोलियो। इसमें कोई प्रॉब्लम कि उस सेक्टर से आपको एग्जिट कब होना है, ये भी बहुत टेक्निकल कॉल। और एक कॉमन इन्वेस्टर को हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन उस तक जब तक पहुंचती है तब तक सेक्टर नीचे आ चुका हो। तो आप लेट एंट्री कर रहे हो, लेट एग्जिट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपकी रिटर्न्स पे आए। ओके, सो हाँ, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी अपने एक माइंड में रखें। यू शुड हैव अ क्लियर एग्जिट प्लान, स्पेशली अगर आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर होलकर। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैड फॉर टुडे। ये जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मिली है, आई एम श्योर इन्वेस्टर्स वुड be much better off their investing journey based on this conversation. Thank you for taking the time out. Wishing you a wonderful day. Thank you, Babuji. Thank you very much. As Mr. Holker highlighted, phases such as the current conflict in the Middle East can unsettle market, but they also remind us that perspective matters. Reflecting on incidents like these from the past, such as the Russia-Ukraine war, Pulwama and Kargil, he showed us that while triggers can change, uncertainty is not new to the market. It is how investors respond that really matters. His perspective was to stay anchored in asset allocation, approach any fresh long-term investing in a staggered manner, and avoid letting thematic ideas dominate your portfolios. Because when news flow gets loud,
louder, clarity does not come from reacting faster, but it often comes from staying rooted to a thoughtful framework. Therefore, we recommend consulting a financial advisor before making any such investment decisions. If you liked the discussion and would like to know more about Mr. Kapil Holkar, please click the link in the description. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.